औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर सर औरंगज़ेब, और आज जो हम फिज़िक्स का कोर्स पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। ये आज फिज़िक्स का कोर्स हम पढ़ेंगे और इसका आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा, और ये हमारी आउटलाइन है जो हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके सारी कवर करेंगे। साथ ये हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं जहाँ से ये नोट्स बने हैं और इनको हम फॉलो करेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स एंड वॉइस वर्सा इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हमने ये स्टडी करना है कि अगर हीट की एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील होती है, कि अगर हीट एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी की शक्ल में कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, इसके बारे में हमने सारा स्टडी करना है। ये सब कुछ थर्मोडायनामिक्स में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अब हीट के बारे में कि हीट क्या होती है। हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है, जो ट्रांसमिट होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ उनके टेम्परेचर में डिफरेंस की बेस पे। अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉडी है जो हॉट बॉडी, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री है, और एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसे हम कोल्ड बॉडी कहेंगे और इसको हॉट बॉडी कहेंगे एज कम्पेयर टू दिस। ये बॉडी कोल्ड होगी एज कम्पेयर टू दिस, और ये वाली बॉडी हॉट होगी एज टू कम्पेयर दिस बॉडी। अब हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र होगी कोल्ड बॉडी की तरफ। ये तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी हीट जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, कि मतलब अगर इन दोनों की एवरेज निकली है राउंड ऑफ 30 डिग्री, जब तक दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री तक ना हो जाए, मतलब यहाँ से टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 35 है तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 33 आएगा तो यहाँ पे एक 27 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, वो जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है इस बॉडी में, इस बॉडी से इस बॉडी में, वो बंद हो जाएगी जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ये था हीट। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? अब सिस्टम 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करेगा रीजन, या जिसे हम रीजन कहते हैं, ऑफ स्पेस, ये एक। दूसरा वो डिपेंड करता है कलेक्शन ऑफ मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन, ये कलेक्शन ऑफ मैटर अंडर द ऑब्जर्वेशन विच हैव द डिफाइंड बाउंड्री, जो जिसकी बाउंड्री जो होती है वो डिफाइंड होती है। ये जब 3 पॉइंट्स हमें पता होंगे, ये 3 पॉइंट्स पे ये सिस्टम डिपेंड करता है कि रीचर ऑफ द स्पेस ऑफ कलेक्शन ऑफ मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन विच हैव डिफाइंड बाउंड्री इज कॉल्ड द सिस्टम। उसको हम कहेंगे कि वो सिस्टम है। कि एक स्पेस हमारे पास रीचर होगी, जो मैटर होगा, जो कलेक्शन ऑफ मैटर होगा वो अंडर द ऑब्जर्वेशन होगा, और उसकी जो बाउंड्री होगी वो डिफाइंड होगी, इनडिफाइंड नहीं होगी, वो डिफाइंड बाउंड्री होगी उसकी। फिर उसे कहेंगे कि वो सिस्टम है, इज कॉल्ड द सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम क्या था। इन क्लोज सिस्टम नो एक्सचेंज इन मैटर बट एनर्जी इज चेंज, एनर्जी इज एक्सचेंज। कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें मास चेंज ना हो, मतलब मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी जो होगी वो एक्सचेंजेबल है, मतलब उसमें चेंजिंग आ सकती है। ऐसा जो सिस्टम होगा उससे हम कहेंगे कि वो हमारे पास सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है। कि हमारे पास फर्ज कर कोई एक सिस्टम है, उसकी डिफाइंड बाउंड्री, हम सिस्टम के ऊपर पढ़ लिया ना कि एक जो उसकी बाउंड्री जो है वो डिफाइंड होती है, कि फॉर एग्जाम्पल उसकी बाउंड्री कुछ इस तरह की, इतनी बाउंड्री है उसकी,
अब उस बॉडी में जो एनर्जी है वो चेंजेबल है, वो एक्सचेंजेबल है, वो एक्सचेंज हो रही है, और मास जो है ना वो चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे वो क्लोज सिस्टम है। और ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें मास भी चेंजेबल हो और एनर्जी भी चेंजेबल। द ओपन सिस्टम इज वन इन विच मास एंड एनर्जी में एंटर एंड लीव अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी एंटर भी हो सके और लीव भी कर सके अक्रॉस द बाउंड्री। कि बाउंड्री के बाहर अगर फर्ज करो ये हमारे पास एक इतनी बाउंड्री है तो यहाँ पे मास बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, मतलब इसमें मास में भी चेंजिंग हो सकती है और इस एनर्जी में भी चेंजिंग हो सकती है। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि वो सिस्टम ओपन सिस्टम है। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में प्लांट्स और एनिमल्स, ये इसके एग्जांपल्स में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें ना तो मास में चेंज होती है या ना मास में एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी। कि आ सिस्टम इन विच नो चेंज मास एंड एनर्जी इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। कि अगर जैसे मेरे पास एक फर्ज करें कैसा सिस्टम है जहाँ पे ना तो मास में एक्सचेंज हो, मास में चेंज आए, ना मास एंटर हो या ना मास लीव हो, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही ना मास एंटर हो या ना मास लीव हो, मास में एक्सचेंज ना हो और एनर्जी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ना ही एनर्जी यहाँ पे बाहर निकले, ना ही एनर्जी यहाँ पे एंटर हो या ना ही एनर्जी यहाँ पे दाखिल हो। इस तरह का जो सिस्टम होगा उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेट के नाम से भी शो करता है कि आइसोलेट मतलब अकेला बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ है जिसका दूसरी सिस्टम के साथ या दूसरी किसी और पैरामीटर के साथ कोई लिंक नहीं होगा। जो उसके पास है या उसके इंटरनल है या उसके पास जो फिक्स पॉइंट है वही फिक्स रहेंगे, आइसोलेट होकर देगा। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी। कि एक ऐसा क्लोज सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर का मतलब ना ही एंटर हो सकता है ना ही लीव हो सकता है। अक्रॉस बाउंड्री मतलब बाउंड्री के क्रॉस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का दूसरा नाम क्लोज सिस्टम हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वहाँ पे एनर्जी भी ना चेंज हो, एनर्जी भी फिक्स रहे, तो उस क्लोज सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास टॉपिक आएगा स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम कौन कौन सी होती हैं अब उसके बारे में देखते हैं कि अ पर्टिकुलर सिचुएशन वर आर द गैसेस हैज स्पेसिफाइड वैल्यू of pressure, volume and temperature is called state of system। कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी गैसेस की, वो कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन होगी कि उसका ये जो वैल्यूज होंगी वो स्पेसिफाइड होंगी। कौन सी वैल्यू? प्रेशर की वैल्यू। कि मतलब मेरे पास अगर एक कंटेनर है उसके अंदर जो गैस है कुछ, अब उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी स्पेसिफाइड हो। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम उसका टेम्परेचर हर चीज़ जो है वो उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू हो, उसकी स्पेसिफाइड हो। वेन एवर द गैस हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इट्स स्टेट विल बी द सेम। कि गैस का अगर ये तीनों चीज़ें सेम हो कि प्रेशर भी सेम हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे द स्टेट विल बी द सेम। फिर उसकी जो स्टेट है वो भी सेम होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। अब हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जीज, ये जो टर्म्स हैं एटसेट्रा विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो इंटरनल एनर्जी है वो अगर डिस्क्राइब करें स्टेट ऑफ सिस्टम को तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम टर्म की बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। अब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के नाम से शो होता है, माइक्रो मतलब बड़े और माइक्रो का जो वर्ड होता है वो यूज करते हैं छोटी चीज़ों के लिए, स्मॉल चीज़ों के लिए। अब माइक्रो पैरामीटर्स, अब थर्मोडायनामिक्स आर स्टेट वेरिएबल्स
which can be measured as experimentally are called माइक्रो पैरामीटर्स। अब ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप पैरामीटर्स। इसकी एग्जांपल में कैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, प्रेशर वगैरह मेजर कर सकते हैं। ये जितनी भी टर्म्स जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं या वो वेरिएबल्स हम भी उन्हें कहते हैं। और ये वाले जो हैं वो ये थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स भी हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में हमने ये वाले टर्म्स ही पढ़ी थी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। इनको ये मेजरेबल होते हैं इसलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स भी कहते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल गैस। अब आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी तो होती है, वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हरकत में होते हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं होती। कि द गैस हुज मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म एक्सर्ट अपॉन अ फोर्स टू ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे को फोर्स नहीं लगाते, मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ओनली हैव द काइनेटिक एनर्जी, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। कि मतलब वो हरकत तो कर रहे होते हैं। जो फर्ज करो मैं एक कंटेनर फर्ज करो कि मेरे पास है, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो आइडियल गैस है हमारे पास, इसके मॉलिक्यूल्स हरकत तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। फोर्स एक्सर्ट नहीं करते मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कि वो एनर्जी नहीं है कि वो किसी जाके मतलब वो फोर्स को एक्सर्ट करें, लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये मोशन में। कि हमने पहले पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से होती है, कि मतलब वो हरकत कर रहे होते हैं। इसका फार्मूला भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² के इक्वल होता है, 1/2 mv² के इक्वल होता है। और आज के लेक्चर में हमने कुछ इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है जो थर्मोडायनामिक्स में यूज़ होनी है। बाकी जो इंशाल्लाह 1 by 1 टर्म्स जो होंगे जो टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम करते रहेंगे, लेकिन ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जिसका जानना ज़रूरी था। तो आज के लेक्चर हमने बस इस टर्म्स के बारे में रखा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो ये होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके ये हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम फॉर आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। इंशाल्लाह हम फिर 1 by 1 करके सारे अपने लेक्चर्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।